चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 11। हेडिंग दिया जाए यूनिट 7 और बात करें चैप्टर वाइज तो चैप्टर नंबर 11 होगा। यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 11। अभी जो समाप्त किए यूनिट 4 था, 5 पढ़ा चुके हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यूनिट 6 भी हो गया है प्रकाश तथा प्रकाशिकी, और यूनिट 7 है, इसका नाम है प्रकाश का दोहरी प्रकृति तथा विकिरण। ध्यान देंगे इसका नाम क्या है, तो पदार्थ की दोहरी प्रकृति तथा विकिरण, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हेडिंग दीजिए तो नाम लिखेंगे प्रकाश की दोहरी प्रकृति। हेडिंग देंगे प्रकाश की दोहरी प्रकृति तथा विकिरण। पदार्थ की सामने नहीं दिख रहा है जी, प्रकाश बोले हैं ना, पदार्थ की दोहरी प्रकृति तथा विकिरण। पदार्थ की दोहरी प्रकृति तथा विकिरण। हो गया बालक। अब देखिए प्रकाश तो पढ़े हैं, प्रकाश का भी दोहरी प्रकृति होता है, लेकिन यहाँ प्रकाश नहीं पदार्थ के बारे में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लिखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पदार्थ की दोहरी प्रकृति तथा विकिरण। हो गया बालक। चलिए तो ध्यान देंगे ये जो है आपका चैप्टर नंबर 11 है और यूनिट नंबर 7 है। अब सवाल ये है कि सर ये दोहरी प्रकृति क्या है, तो आपको प्रकाश पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था दोहरी प्रकृति के बारे में, लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर। अभी आप बोल रहे थे सर, आप बोले हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति, तो ये भी सही है, ठीक है। प्रकाश के पास भी ड्यूअल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होता है। वो कण के रूप में और तरंग के रूप में, दोनों के रूप में संचरित होता है हमारे माध्यम में। आपको बताया गया था कि कण के रूप में क्या है बालक, तो कण के रूप में फोटोन कण है, फोटोन है जिसका ऊर्जा E = h होता है, और तरंग के रूप में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद है? तो आपको बताया गया था कि तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में भी काम करता है। तो यहां भी हमको पढ़ना है किसके बारे में, मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। लेकिन ये पदार्थ कितने तरीके का नेचर दिखलाएगा, तो ड्यूअल नेचर, दो तरह का नेचर दिखलाएगा। तो सवाल ये है कि सर कौन कौन नेचर होगा, तो एक नेचर कण का होगा, एक नेचर तरंग का होगा। इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दो तरह का नेचर में कौन हुआ, एक कण हुआ, एक तरंग हुआ। कोई दिक्कत वाला? चलिए तो इस चैप्टर में प्रकाश की दोहरी प्रकृति तथा विकिरण में हमको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कार्यफलन। ठीक है, हम लोग देखिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये पढ़ना होता है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आता है, उसको समझेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कार्यफलन क्या है, तापयनिक उत्सर्जन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझेंगे। तो अब रहा कि सर ये हेडिंग हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन क्यों दिया हुआ है, तो याद रखेंगे कि इसमें विकिरण का गुण भी पढ़ना है कि विकिरण का गुण क्या है, किसको आप विकिरण कहिएगा ये बताइए। और मैटर का, पदार्थ का दोनों नेचर भी पढ़ेंगे, ये कौन कौन सा नेचर रखता है। तो अभी आपको बताया कि कण है, तरंग है, यही तरंग वाला नेचर कहाँ मिलेगा आपको, रेडिएशन में मिलेगा। क्लियर है? तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, लिखेंगे हमारे प्रकृति में, हमारे प्रकृति में पदार्थ, हमारे प्रकृति में पदार्थ अलग अलग रूपों में
हमारे प्रकृति में पदार्थ अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, जिन्हें 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 पदार्थ की जिन्हें पदार्थ की दोहरी प्रकृति के अंतर्गत जिन्हें पदार्थ की दोहरी प्रकृति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिन्हें पदार्थ की दोहरी प्रकृति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, दोहरी प्रकृति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हो गया बालक, मतलब डुअल नेचर में इसको हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा नेचर है। अब इस नेचर को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कार्यफलन, जिसका नाम है कार्यफलन। कार्यफलन इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। कार्यफलन पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग देंगे कार्यफलन वर्क फंक्शन, कार्यफलन वर्क फंक्शन। हो गया बालक, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो ये होता क्या है पहले समझ लीजिए, इसके बाद इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। हेडिंग हो गया, चलिए सबसे पहले एक हम लोग धातु ले लेते हैं। तो हमको ये बताइए कि हमारे पास कोई धातु है, तो इस धातु के पास इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आपको जानकारी होगा कि किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में रहता है, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, वही निकालते हैं। अब आपसे कहा गया कि एक काम कीजिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लीजिए। तो ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन इस धातु से, मान लीजिए कोई धातु है और इस धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा खुद। तो आप बोलेंगे हाँ सर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो सब इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे कम ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, याद रखिएगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, हमने बोला क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद से निकल सकता है, इसके पास इतना ऊर्जा है। तो आप बोलिए कि सर निकल तो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये इलेक्ट्रॉन जब ये निकलता है यहाँ से, तो जब इलेक्ट्रॉन इस जगह छोड़ देता है, तो जहां से जगह छोड़ दिया वहां कौन सा चिन्ह, प्लस। इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चिन्ह रहता है, माइनस। अभी क्या करेगा कि प्लस वाला चिन्ह वापस से इसको आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस बैरियर कहा जाता है, पृष्ठीय अवरोध कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, ये जो मेटल है इसका अपना एक अलग ऊर्जा होता है, और उस ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा आपके पास रहेगा तभी आपको जाने देगा। तो हमने बोला, मान लेते हैं कि इस धातु के सतह के पास मान लीजिए कि 40 जूल का ऊर्जा है, मान लेते हैं। तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर 20 जूल रहे तो जाने देगा सतह, नहीं जाने देगा। मान लीजिए कोई आपको खींच रहा है, तो उससे ज्यादा बल लगाएंगे या उतना बल लगाएंगे तभी ना हम आपको खींच पाएंगे, उससे कम पे तो खींच नहीं पाएंगे। तो हमने बोला कि हर इलेक्ट्रॉन के पास इतना ऊर्जा होता है, तो ये चाहता है कि हम चले जाए, इवन की जाने का प्रयास भी करता है, जा भी यहाँ से यहाँ तक गया भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही जगह छोड़ा तो कौन सा चिन्ह, प्लस। ये प्लस क्यों आ गया, तो इसके अपने ऊर्जा के कारण आया है। तुरंत क्या करेगा, वापस खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देता है। तो आप कहिएगा सर ई गुण का नाम क्या है, तो पृष्ठीय अवरोध कहेंगे। तो इस पृष्ठीय अवरोध को पार करने के लिए आपके पास कितना ऊर्जा होना चाहिए, कम से कम 40। ज्यादा से ज्यादा कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सतह को छोड़ने के लिए आपके पास कम से कम कितना ऊर्जा होना चाहिए, 40 जूल का ऊर्जा होना चाहिए, तभी आप सतह को छोड़ पाएंगे। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है इसमें से, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना ऊर्जा चाहिए, 40 जूल।
अब ई इलेक्ट्रॉन कहता है कि मेरे पास 20 जूल का ऊर्जा है। आपको समझाने के लिए हम मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पास 20 जूल का ऊर्जा है, वो भाग के यहां भी गया था, लेकिन सतह के पास 40 है, तुरंत खींच लिए इसको वापस। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेगा। तो आपने बोला कि सर बाहर से हमको एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो बाहर से एनर्जी देने का बहुत सारा तरीका है, या तो आप इसको गर्म करके ऊर्जा दे दीजिए, या तो प्रकाश से ऊर्जा दे दीजिए, बहुत सारा तरीका होता है। तो हम क्या किए, सबसे आसान तरीका अपना लिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आपको मालूम है। तो हम क्या किए, सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिए, सूर्य का प्रकाश आ गया इस इलेक्ट्रॉन के पास। तो याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में कितना ऊर्जा होता है, E = h-. ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा कितना होता है, तो E = h होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, 40 चाहिए। तो 40 में तो 20 इसके पास है ही, और कितना की जरूरत है, 20। आप कहिए सर और 20 मिल जाए तो इस जगह छोड़ के निकल जाएगा। तो हमने बोला कि अब आपको चाहिए था केवल 20 जूल, क्योंकि 20 तो पहले से है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होता है E = h होता है, तो भरपूर ऊर्जा है, आप जितना चाहे उतना ऊर्जा ले सकते हैं। अब मान लीजिए समुद्र के पास खड़े हो गए और बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, तो आप 10 बाल्टी निकालिए या 100 बाल्टी, उस पर कोई अंतर आएगा नहीं। तो सूर्य का प्रकाश उसी समुद्र की भांति है, आप उसमें से जितना चाहे उतना निकाल लीजिए। तो E क्या किया, अभी यहाँ E = h हटा के हम इसको कुछ मान लेंगे। क्यों, कुछ मानेंगे तब ना बोलिएगा कितना यूज किया गया। तो हम मान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 100 जूल का एनर्जी आया, मान लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी एलिमेंट होता है अपने आप में 100% होता है। तो हम मान लें कि 100 जूल इसके पास आया है, तो क्या 100 जूल का एनर्जी यूज कर लेगा निकलने में, नहीं, उतने ही यूज करेगा जितना इसको जरूरत है। तो इस 100 में से क्या कर लिया, तो 20 जूल एनर्जी ले लिया, और 20 कितना हो गया, 40। अब ये क्या करेगा कि इस ऊर्जा को प्राप्त करके इस जगह छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये यहां से क्या करेगा, बाहर निकल गया। तो अब बताइए 100 में से 20 यूज कर लिया, अभी कितना बचा हुआ है। अब इस 80 जूल का एनर्जी यूज करके अभी क्या करेगा, अपना गति को बढ़ा लेगा। याद रखिएगा, इस 80 जूल एनर्जी के यूज करके ये अपने वेग को बढ़ा लेगा, और वेग के कारण इसके पास ऊर्जा आ जाता है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, 12mv²। तो याद रखेंगे इस टोटल ऊर्जा में से केवल 20 जूल ऊर्जा का उपयोग किया है निकलने के लिए, और बाकी ऊर्जा का यूज कहाँ किया है, तो अपने वेग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जाएगा तो कुछ वेग से जाएगा, तो अपने वेग को बढ़ाने के लिए बाकी एनर्जी यूज कर लिया। तो सवाल ये है कि सर इसमें कार्यफलन क्या हुआ। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन किसी धातु के सतह से निकलने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा का यूज किया है, इसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। मतलब इस धातु के सतह से इसको निकलने के लिए कम से कम कितना ऊर्जा चाहिए था, 20 जूल। तो याद रखेंगे इसी न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में वाला, याद रखेंगे। अभी ये भी पूछा जाता है कि बताइए कार्यफलन कैसा ऊर्जा है, महत्तम की न्यूनतम, न्यूनतम। अब कोई कह दे कि सर हम 19 जूल देंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। 19 दीजिएगा तो 19 से 20 कितना हो जाएगा, 39 होगा। 39 पे बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, और उधर आपका 40 जूल का है, तो कम से कम 40 जूल का एनर्जी आपके पास रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा, तभी इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ सकता है। तो याद रखेंगे किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा का आवश्यकता होता है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन। कोई दिक्कत बालक, ठीक है। अब कहिए कि सर इसको नहीं जोड़ेंगे, कार्यफलन में नहीं जोड़ेंगे, तो उसका अपना ऊर्जा है, हम उसको जितना देंगे बाहर से, हम उसको जितना और एक्स्ट्रा देंगे बाहर से निकलने के लिए, वही कार्यफलन कहलाएगा। तो बताइए इस प्रक्रिया में कार्यफलन कितना जूल है। कोई दिक्कत बालक, यही हमको लिखना है। चलिए परिभाषित किया जाए, लिखेंगे किसी धातु के, परिभाषित किया जाए, लिखेंगे किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए
इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहा जाता है। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे सूचित कीजिएगा बालक? फाई से। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, लिखेंगे किसी धातु का कार्यफलन, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, किसी धातु का कार्यफलन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी धातु का कार्यफलन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, एवं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, कार्यफलन का मात्रक है, याद रखिएगा। हो गया बालक? तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यफलन को कैसे मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। फिर पूछा जाएगा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो देखिए लिख दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है। तो ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। अब वोल्ट दिया है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट हो गया। तो अब बताइए वोल्ट को हटा के जूल पर कूलम में लिख दें। वोल्ट को जूल पर कूलम कहा जाता है, कूलम से कूलम कट गया, तो ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जूल। तो याद रखिएगा, ये वोल्ट हटा के जूल पर कूलम कर दिए, कूलम से कूलम कट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस सबसे कम ऊर्जा है, इससे कम ऊर्जा होता नहीं है, लिख लीजिए इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी इलेक्ट्रॉन पर कम से कम कितना ऊर्जा हो सकता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी हो सकता है, इससे कम ऊर्जा नहीं होता है बालक, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा इससे कम। कैसे आवेश को हम लोग चेक किए थे क्वांटाइजेशन में। हो गया, लिख लीजिए इसको। चलिए पैराग्राफ चेंज करके अब ध्यान देंगे, हमको ही बताइए कि सब धातु का कार्यफलन एक जैसा होगा, मतलब सब धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक ही जैसा एनर्जी देना पड़ेगा? नहीं, किसी को ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, किसी को कम। वैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मालूम होगा कि सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है? सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग अलग अलग होता है। काहे अलग अलग होता है? उसका नेचर अलग अलग है। सबका वैलेंसी अलग अलग है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो सबका नेचर अलग अलग है, तो इसलिए सबका कार्यफलन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे लिखा जाए, कुछ अलग अलग है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुछ अलग अलग धातुओं के कार्यफलन
कुछ अलग अलग धातुओं के कार्यफलन अलग अलग होते हैं, कुछ अलग अलग धातुओं के कार्यफलन अलग अलग होते हैं जो निम्न हैं। कुछ अलग अलग धातुओं के कार्यफलन अलग अलग होते हैं जो निम्न है, और डैश दे दीजिए। अभी कौन है, कितना है, देखिए थोड़ा सा। देखिए बालक, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारा है। धातु है, कार्यफलन है। कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, सूचित हम लोग फाई से करते हैं, अभी आपको बता दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो आप एक ही लाइन बनाइएगा ऊपर से नीचे तक, इसे दो को नहीं बनाना है, मतलब अलग अलग कॉलम नहीं करना है, बस एक लाइन ऊपर से खींचेंगे, 2 कॉलम करेंगे, एक में धातु एक में कार्यफलन, टोटल को वो लिखना है 11 को। बना लीजिए पहले इसको। दिख रहा है ना जी, बोल्ड करना पड़ेगा। हो गया वाला? समझिए थोड़ा सा इसको, ध्यान देंगे। आप देख सकते हैं सबका कार्यफलन अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इधर यहां लिखा है सीजियम, तो सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सीजियम जो धातु है उससे इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आपको निकालना होगा तो कितना ऊर्जा देना पड़ेगा निकालने के लिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कम से कम है, ठीक है, कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो याद रखेंगे, सीजियम धातु से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। किसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसी को कहा जाता है कार्यफलन। अब इधर आइए निकेल में, निकेल का कार्यफलन कितना है, 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे हमको क्या मालूम चला, तो इससे मालूम ये चल रहा है कि निकेल को हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। इसका मतलब इसका पृष्ठीय अवरोध कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, पृष्ठीय अवरोध कुछ ज्यादा ही है। मतलब निकेल में इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्योंकि इसका अवरोध ज्यादा है। तो अवरोध ज्यादा होगा तो इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ा अलग से, तो 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक चीज और, आपसे कहा जाए कि कार्यफलन से कम ऊर्जा देंगे तो निकलेगा कि नहीं, नहीं निकलेगा।
कार्यफलन तो सबसे कम ऊर्जा अपने आप में है, उससे कम दीजिएगा तो बाहर निकलेगा नहीं। तो याद रखेंगे आपका जो एनर्जी है, आपका जो ऊर्जा है, वो कार्यफलन से कम नहीं होना चाहिए। कार्यफलन से कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत बालक? अब आपके एग्जाम में बहुत पूछ चुका है, इसमें ये पूछा है सोडियम का, एल्युमिनियम का और सिल्वर का, कॉपर का। ये चार को कम से कम याद रखिएगा, बाकी आप याद रखे तो बेहतर है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना पूछ चुका है कि सोडियम का बताइए, ठीक है, सिल्वर का बताइए, कॉपर का बताइए, तो कम से कम 2-4 आप इसमें से याद रखेंगे। कोई दिक्कत वाला? हाँ, जिनका टेस्ट वगैरह है आप चले जाएं, क्योंकि अभी हम 15 मिनट पढ़ाएंगे। जिनका टेस्ट वगैरह है बालक चले जाइए, ठीक है। जो छूटेगा क्लास तो हम वीडियो शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जाइए, जिनका दूर है जाइए। चलो चलो, एकदम तेजी से निकला। और किसी का बालक? जिनका टेस्ट वगैरह है आप जाइए, हम शेयर कर देंगे वीडियो, देख लीजिएगा। 15 मिनट बचा हुआ है। चलिए, हो गया, आगे कंटिन्यू किया जाए। तो ये लिस्ट में 4-5 नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब देखिए, अगला टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, तापयनिक उत्सर्जन, थर्मिनोइक इमिशन, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए, इसको थोड़ा हम समझा दें, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग दे दिया जाए, तापयनिक उत्सर्जन। तापयनिक उत्सर्जन, थर्मिनोइक इमिशन, तापयनिक उत्सर्जन, थर्मिनोइक इमिशन। हो गया बालक, तापयनिक उत्सर्जन, थर्मिनोइक इमिशन। अब इसको समझ लिया जाए, उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। देखिए, तापयनिक उत्सर्जन क्या होता है बालक? तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, ताप उप देने का बात लग रहा है, किसी को टेम्परेचर दिया गया, तो बिल्कुल। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप क्या दिए हैं? तो यहाँ भी ऊर्जा दिए हैं, लेकिन प्रकाश के रूप में दिए हैं, ताप के रूप में नहीं दिए हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर समझिए बालक, यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रकाश से दिए हैं और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के पश्चात इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन। वो क्या था? तापयनिक उत्सर्जन। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्सर्जन। मतलब प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के निकल गया, मुक्त हो गया, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो मतलब प्रकाश होता है, याद रखिएगा। इसको फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें ऊर्जा आप कैसे दिए हैं? प्रकाश से दिए हैं। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं इसमें कह रहा है कि नहीं, हम ताप देंगे। तो ऊर्जा देने का तो बहुत सारी प्रक्रिया है। आप उसको हीट दे दीजिए, आप उसको लाइट दे दीजिए, आप उसको करेंट दे दीजिए, किसी भी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकते हैं। तो ध्यान देंगे, तापयनिक उत्सर्जन में क्या होता है? तो मान लीजिए मेरे पास कोई धातु है, तो धातु में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम क्या किए कि लाइट नहीं देके इस सबको हीट दे दिए। हीट मतलब नीचे से गर्म कर दिए। बताइए, गर्म करने पर क्या मिलता है? ताप, टेम्परेचर। और आपको मालूम है ऊर्जा, उष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। इस सबको ताप दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उष्मा जब दीजिएगा तो उसमें टेम्परेचर क्रिएट करता है, और इसी ताप को सब रिसीव करके ऊर्जा के रूप में ये क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो याद रखेंगे, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उष्मा को अवशोषित करके, ताप को अवशोषित करके ये इसको ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है और अपने सतह से बाहर निकल जाता है। मतलब पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाता है। क्योंकि ये भी जो आप इसको गर्म कर रहे हैं मतलब ऊर्जा ही दे रहे हैं। ऊर्जा तो देने का बहुत सारा तरीका है, प्रकाश से दीजिए, उष्मा से दीजिए, आप इसको करंट से भी एनर्जी दे सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं? इसको हीट किए हैं, हम लोग हीट किए हैं, और हीट से टेम्परेचर क्रिएट हुआ। इसी टेम्परेचर को अवशोषित करके ये अपना पृष्ठीय अवरोध को पार किया और बाहर निकल गया। तो अब बताइए, इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? तापीयन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का विधि क्या कहलाएगा?
तापयनिक उत्सर्जन। क्या कहिएगा? तापयनिक उत्सर्जन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस प्रक्रिया के तहत हुआ है? तो सर ताप से हुआ है। कोई दिक्कत वाला लिखा जाए, लिखेंगे जब एक धातु को गर्म किया जाता है, जब एक धातु को गर्म किया जाता है, जब एक धातु को गर्म किया जाता है, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा को अवशोषित कर पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं, परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं, अतः उत्सर्जन की यह प्रक्रिया तापयनिक उत्सर्जन कहलाता है। एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तापीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तापीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हो गया बालक? डायग्राम बना लीजिए। तो ध्यान देंगे यहां पर क्या किया गया बालक? तो आप कहेंगे सर यहां पर ऊष्मा दिया गया, हीट दिया गया। और ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। याद रखिएगा, ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। और ये किस फॉर्म में मिलेगा? इसको टेम्परेचर के फॉर्म में, ताप के फॉर्म में मिलता है। और यही टेम्परेचर रिसीव करके इसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर जो निकल गया वो मुक्त हो गया, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? तापीय इलेक्ट्रॉन। डायग्राम बने। अब यही लाइट से अगर निकला रहता तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन हीट दिए हैं, ऊष्मा दिए हैं, ठीक है, ऊष्मा से ये टेम्परेचर क्रिएट हुआ और इसी टेम्परेचर से ये बाहर निकला है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तापीय इलेक्ट्रॉन। हो गया बालक? चलिए नोट करके लिखना होगा, नोट करके इसके नीचे लिखना होगा हमको। हो गया? लिखा जाए नोट करके। धातुओं में किसी परमाणु के, नोट करके लिखेंगे, धातुओं में किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, धातुओं के किसी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से, दृढ़ता मतलब मजबूती होता है, कम दृढ़ता से बंधे होते हैं, कम दृढ़ता से बंधे होते हैं तथा कम दृढ़ता से बंधे होते हैं तथा कमरे के ताप पर, तथा कमरे के ताप पर, तथा कमरे के ताप पर सभी संभव दिशाओं में, तथा कमरे के ताप पर सभी संभव दिशाओं में, कमरे के ताप पर सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, कमरे के ताप पर सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, गति करते हैं। अतः धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन को, अतः धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन को, ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हो गया बालक, समझ में आ रहा है? जो अब बताइए इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के धातु से निकल गया तो क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो याद रखेंगे रूम टेम्परेचर पर, थोड़ा समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, तो मेटल में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बताइए कमरे के ताप पर इसमें क्या होता है? तो यादृच्छिक गति होता है, रैंडम मोशन होता है, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, सबका वेग एक जैसा होता है, दिशा नहीं। तभी नहीं याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे सब एक जैसा हो गया था, याद है? अनुगमन वेग या संवहन वेग पढ़ाए थे आपको, ठीक है? कि फील्ड नहीं है तब तो ये अपना मन के चलेगा, इधर उधर भागेगा सब, लेकिन जहां इसको उठाकर विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय में रख दीजिएगा तो सब पे एक बल लगेगा और सब एक दिशा में गतिशील हो जाएगा एक समान वेग से, और उसी वेग को पढ़ाया गया था अनुगमन वेग, VD, याद है? चलिए, तो हमने बोला कि कमरे के ताप पर ये सब आपस में टकराते रहता है, हर तरफ गतिशील होगा। तो क्या सब इलेक्ट्रॉन रहता है? नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा वही। तो याद रखेंगे, यही हमको जानना है कि सब का नाम क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है तो ये ट्रांसफर में सब इलेक्ट्रॉन जाता है? नहीं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जाता है। आपके करंट के लिए, ठीक है, आपके करंट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अगर नहीं ट्रांसफर करे, नहीं गतिशील हो, तो आपका करंट बनेगा ही नहीं। तो याद रखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर क्या करता है? तो रैंडम मोशन करता है, यादृच्छिक गति करेगा। यादृच्छिक गति क्या किसको कहा जाता है? तो सर, जिसका वेग और दिशा निश्चित नहीं हो, कौन कितना वेग से किस दिशा में जाएगा कोई ठीक नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? यादृच्छिक गति कहा जाता है। कोई दिक्कत बालक? अगला टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो गया बालक, हेडिंग दीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें, या प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रायोगिक व्यवस्था, तो आपको बता दें कि इसके बारे में सबसे पहले 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हर्ट्ज का नाम आप सुने थे, आपको बताया गया था कि सबसे पहले लैब में वही बनाए थे, याद है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था, और इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? तो एक कांच की नली में दो प्लेट लिया गया, एनोड और कैथोड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला।
और जब सूर्य का प्रकाश हम प्लस वाले प्लेट पर डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे प्लेट पर जाकर इकट्ठा होता है। चलिए समझिए तो थोड़ा, ठीक है, हिंट दे रहे हैं समझने के लिए। हमने 2 प्लेट ले लिया, एक एमीटर लगा दिया जाए, ठीक है। एक उत्सर्जक होगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उत्सर्जक, और एक इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेगा, उसको संग्राहक कहा जाएगा। हम क्या किए, यहाँ एक जगह बना दिए लाइट आने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी हम लाइटे से देंगे। सबसे सस्ता साधन क्या है एनर्जी देने का? प्रकाश। तो अब सूर्य का प्रकाश में इसको रख दिया गया, तो सूर्य के प्रकाश में रख दीजिएगा तो लाइट इस पर आएगा। लाइट जैसे ही आएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा लेके यहाँ से दौड़ लगाना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन जब दौड़ते हुए पहुंचेगा ई प्लेट पर तो इकट्ठा कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया प्लस, जो रिसीव किया माइनस। अब जैसे ही सर्किट में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसमें क्या बनेगा? करंट। और करंट बनेगा कि नहीं बनेगा कौन बताएगा? एमीटर। इसीलिए हम लोग एमीटर लगा के रखे हैं ताकि हमको ये मालूम चले कि इस प्रक्रिया में करंट बना कि नहीं। तो हम क्या किए हैं, इसमें कहीं से करंट दिए हैं? नहीं दिए हैं। हम खाली प्लेट को धूप, यही सोलर प्लेट में यही होता है, याद रखिएगा सोलर प्लेट में यही चीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन टूट के निकलेगा, दूसरे पर इकट्ठा होगा। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो गति के कारण करंट बनेगा। करंट कौन बताएगा? एमीटर। अब इस करंट को ध्यान देंगे, ये टोटल घटना का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर ई भी नहीं समझ में आए तो ध्यान देंगे, ई वाला तो आपको बताए हैं, ये वाला तो याद रखेंगे, यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। मतलब किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का जो प्रक्रिया है, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का जो प्रक्रिया है प्रकाश के द्वारा, ये टोटल घटना का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन अगर आप इसको किसी चैम्बर में कीजिएगा, मतलब हम इस बंद चैम्बर में करेंगे तो एक फायदा ये होगा कि आप करंट बना सकते हैं। करंट बना दीजिएगा, एगो इधर जोड़ दीजिए, एगो इधर जोड़ दीजिए, करंट बनाएगा। अब इस प्रक्रिया से जो करंट मिलेगा उसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत धारा। कौन सा धारा? प्रकाश विद्युत धारा। कोई दिक्कत वाला? तो याद रखेंगे, इस टूटने का क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन एक प्लेट में से टूट गया तो हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और एक डोनर है, एक रिसीवर है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाना शुरू करेगा इस तरीके से। तो इस प्रक्रिया के तहत करंट का उत्पादन हो जाएगा और करंट का नाम क्या देंगे? प्रकाश विद्युत धारा। बस रोक दीजिए, ठीक है, कम समय है, अगले क्लास में इसको हम करते हैं। चलो बंद कर दो।